बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें। स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें। पिछले लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ओके, तो हमने कल बात की थी कैपिटल गेन ऑन पब्लिक कंपनी शेयर्स के ऊपर। ये एक एग्जांपल है और सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको भी आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की गेन, अगर आप गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक इन्होंने कहा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप प्लॉट की सूरत में बेचते हैं और या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सूरत में बेचते हैं, तो कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट to be 100% exempt after 8 years and 25% exempt after 1 year, while gain on sale of constructed property 100% exempt after 4 years and 25% exempt after 1 year. इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी इन्होंने एक सेपरेट बना दिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेपरेट ब्लॉक के तौर पर टैक्स होगी, इसे भी बाकी इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इस एग्जांपल को देखें। सेल ऑफ प्लॉट विद इन, यानी अब अगर आपने प्लॉट एक साल के अंदर अंदर सेल किया तो जितना भी गेन आएगा वो 100% टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर आपने प्लॉट को एक साल से ज्यादा रखा लेकिन 8 साल से कम रखा तो 25% गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, और अगर आपने प्लॉट को 8 साल के बाद सेल किया तो 100% गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। जबकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सूरत में अगर आप एक साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो गेन फुली टैक्सेबल है। अगर आप एक साल से ज्यादा रखते हैं और 4 साल के दरमियान बेचते हैं तो 25% गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, और अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को 4 साल के बाद बेचते हैं तो गेन 100% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मजीद ये कि अब सवाल यहाँ पर एक ही पैदा होता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, मसलन आपने प्लॉट लिया 2018 में और कंस्ट्रक्शन आप जाके करते हैं 2020 में जाकर, तो क्या कंस्ट्रक्शन करने के बाद 4 साल शुमार होंगे या कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर आपने जो डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लॉट है उसी से ही आप पीरियड स्टार्ट कर देंगे? तो लॉ ये कहता है कि एफबीआर ने इस पे एक सर्कुलर इशू किया है और एफबीआर ने कहा है कि ओपन हो या कंस्ट्रक्टेड हो, जब आपने प्लॉट परचेज कर लिया उस वक्त से पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा, और जब आप सेल करेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या ये ओपन प्लॉट है।
अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी यानी फर्ज किया अगर आपने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बनाई आखिरी महीने में बना के बेच दिया कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ऐसे शुमार होगी जैसे ये 4 साल हो चुके हैं उसको डेट ऑफ परचेज से, ठीक है। तो ये 1 ईयर और 4 इयर्स का इस तरह से मामला है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लॉट। जी क्वेश्चन पूछे। सर ये जो भी आपने लास्ट में कहा है ना कि ऐसे कंसिडर करेंगे जैसे 4 इयर्स हो गए हैं, सर ये बात समझ नहीं आई। तो इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है सर। एग्जांपल, प्लॉट परचेज्ड ऑन से जुलाई 1, 2019, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डन ऑन construction started on April 1, 2000 say 22 and completed on September 30th, 2022. Property sold on say 2019, 2020, जुलाई 2020, 21, 22, 23, अगस्त 31, 30th, 2023। अब आपने प्लॉट खरीदा था जुलाई 1, 2019 के ऊपर। कंस्ट्रक्शन आपने उसके ऊपर स्टार्ट की है अप्रैल 1, 2022 से और सितंबर 30, 2022 को आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद उस प्रॉपर्टी को आपने अगस्त 30, 2023 को सेल आउट कर दिया। तो अगर आपने अगस्त 30, 2023 को सेल आउट कर दिया तो ये कंस्ट्रक्शन कब से शुमार होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि कंस्ट्रक्शन अगर आपने 4 साल के बाद बेचा तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। तो ये कहता है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ऐसे समझी जाएगी, यानी ये जुलाई 1, 2019 से इसका पीरियड डेट शुमार होगी कि जुलाई 1, 2019 से ये प्रॉपर्टी आपके पास है। तो जुलाई 1, 2019 का मतलब है कि 4 years, so 4 years completed on जून 30, 2023। 4 साल कब मुकम्मल हो गए प्रॉपर्टी को? जून 30, 2023 के ऊपर। जून 30, 2020 के ऊपर 1 साल हुआ, 2021 के ऊपर दूसरा साल, 2022 के ऊपर तीसरा साल और जून 30, 2023 के ऊपर चौथा साल आपका मुकम्मल हो गया। तो यूं जब आपके 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो अब जब प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो ये प्रॉपर्टी अब एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि जनाब आपने तो कंस्ट्रक्शन अप्रैल 1, 2022 से स्टार्ट की थी तो इस प्रॉपर्टी को 4 साल अप्रैल 1, 2022 के बाद 4 साल शुमार किए जाएंगे। नहीं, कंस्ट्रक्शन जो 4 साल पूरे होंगे वो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लॉट लिए जाएंगे। अभी ये बात क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का किसमें कोई? ओके। इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे पास, अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स रेट्स कौन से अप्लाई होंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा कि सेपरेट ब्लॉक है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ये सेपरेट टैक्स रेट्स आपके पास गिवन है। एग्जाम में ये रेट्स आपके पास इसी तरह से आपके पास गिवन होंगे। तो अगर गेन 5 मिलियन रुपए का है तो 5% टैक्स लगता है। गेन 5 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 10 मिलियन से कम है तो 10% रेट लगता है। अगर गेन 10 मिलियन से ज्यादा है और 15 मिलियन से कम है तो 15% टैक्स लगता है। और अगर गेन 15 मिलियन से ज्यादा है तो 20% टैक्स लगता है। अच्छा, इसकी टैक्स कैलकुलेशन में और सैलरी वगैरह की टैक्स कैलकुलेशन में आप एक फर्क देखेंगे कि सैलरी वगैरह की टैक्स कैलकुलेशन में वहां पर एक अमाउंट ऐसी भी होती है जो कि
फिक्स अमाउंट भी होती है और फिर उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होती है। यहाँ पर परसेंटेज पूरी की पूरी अप्लाई हो रही है। दूसरी बात ये कि मसलन जैसे 5% है, तो अगर गेन 6 मिलियन है तो ये नहीं कहेंगे जी पहले वाला 5 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन से कम है तो 5 मिलियन तक तो 5% अप्लाई होगा। लेकिन अगर गेन फर्स्ट किया 6 मिलियन का हो जाता है तो ये नहीं करेंगे कि पहले 5 मिलियन पे 5% अप्लाई करें और उसके बाद वाला जो 1 मिलियन है उसके ऊपर 10% अप्लाई करें, नहीं। बल्कि आपने करना क्या है कि पूरे 6 मिलियन के ऊपर 10% अप्लाई करना है। इसी तरह आपका गेन 11 मिलियन, 12 मिलियन, 13 मिलियन, 14 मिलियन है तो पूरे 14 मिलियन के 12 मिलियन के गेन के ऊपर 15% अप्लाई करना है। इसी तरह अगर गेन 15 मिलियन से ज्यादा है तो पूरे गेन के ऊपर 20% रेट अप्लाई करना है। तो इस तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स किया जाएगा। अगेन ये याद रखें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक के तौर पर टैक्स होगी और फुली टैक्सेबल है अगर पहले साल के अंदर अंदर बेचें। अगर पहले साल के बाद बेचें और 4 साल या 8 साल के अंदर बेचें, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 4 साल के अंदर बेचें, 25% गेन एग्जाम्प्ट है। अगर सिर्फ ओपन प्लॉट बेच रहे हैं 8 साल के अंदर बेचें, 25% गेन एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल बाद बेचें या ओपन प्लॉट 8 साल बाद बेचें तो गेन 100% एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखें। Mr. A purchased land for rupees 8 million on July 15, 2019 and sold the same on March 20, 2020. मिस्टर ए ने लैंड परचेज किया 8 मिलियन का और उसने मार्च 20, 2020 के ऊपर 8.5 मिलियन का बेच दिया। गेन इसका आ गया 5 लाख रुपया और होल्डिंग पीरियड है लेस देन 1 ईयर, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। 5 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 25,000 रुपए का टैक्स बन जाएगा। दूसरी एग्जांपल, मिस्टर ए परचेज लैंड ऑफ रुपीज 8 मिलियन ऑन जुलाई 15, 2010 में उसने खरीदा था एंड सोल्ड द सेम ऑन मार्च 20, 2010 फॉर 8.5 मिलियन। अब इस सूरत में गेन फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये 8 साल के बाद उसने बेचा है। तीसरी एग्जांपल, मिस्टर ए परचेज लैंड फॉर रुपीज 8 मिलियन ऑन जुलाई 15, 2018 एंड सोल्ड द सेम ऑन मार्च 20, 2020 फॉर 8.5 मिलियन। गेन 25% एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। टोटल गेन 5 लाख रुपए का है लेकिन टैक्सेबल गेन कितना होगा 3,75,000 रुपए, क्योंकि 25% एग्जाम हो जाएगा और फिर 3,75,000 रुपए के ऊपर 5% अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से गेन की टैक्सेशन होगी। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे। ओके, उसके बाद है गिफ्ट टैक्सेशन। गिफ्ट टैक्सेशन में ये बुनियादी तौर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है लेकिन कैपिटल गेन के साथ इसका ताल्लुक है गिफ्ट की हैसियत से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया, लेकिन इसको एक दफा फिर हम जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी डिस्कस करेंगे। गिफ्ट गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो पहले तो लॉ के अंदर गिफ्ट की कोई टैक्सेशन नहीं होती थी, किसी से भी आपको गिफ्ट मिल जाए वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता था। अब लॉ में चेंज आ गया है और लॉ ने कहा है गिफ्ट टैक्सेबल है। लॉ ने क्या कहा है कि गिफ्ट टैक्सेबल है। क्वेश्चन पूछा है किसी ने, अगर गेन मोर देन 5 मिलियन बट सोल्ड आफ्टर 8 years सो इट विल बी फुली एग्जाम्प्ट, राइट? यस, इट इज राइट कि अगर गेन 8 साल के बाद पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अमाउंट से फिर उसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। गिफ्ट टैक्सेशन में गिफ्ट इज टैक्सेबल एक्सेप्ट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, सन और डॉटर। यानी अगर आपको गिफ्ट मिला है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी नाना नानी से, वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अगर अपने वालदैन से आपको गिफ्ट मिला है पेरेंट्स से, वो भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अगर स्पाउस से यानी हस्बैंड को वाइफ से या वाइफ को हस्बैंड से गिफ्ट मिला है, वो भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, सन या डॉटर, भाई बहन, बेटा या बेटी, इनसे अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो ये भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, गिफ्ट नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आना चाहिए। जैसे आप लोगों को ईद पर अगर कोई ईदी वगैरह मिली थी तो वो ईदी कैश में मिल रही होती है तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं है। वो ईदी अगर आप अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे तो उसे इनकम में शामिल किया जाएगा और इनकम में शामिल करके फिर उसके ऊपर
टैक्स कैलकुलेशन होगी कि अगर ये टैक्स स्लैब से ऊपर जा रही है आपकी बाकी आमदनी के साथ मिला के, तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो अगर कैश गिफ्ट है तो वो टैक्सेबल होगा, तो इसे नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए आना चाहिए। हाँ, अगर गिफ्ट जो है इन काइंड हो, जैसे फर्ज किया किसी बच्चे को उसके वालिद ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया, किसी बच्चे को कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दिया, तो वो ऑब्वियसली बैंकिंग चैनल से आना जरूरी नहीं है। वो इन काइंड गिफ्ट है तो उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह के डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट प्रूफ होगा। या इवन रजिस्टर मोबाइल की सूरत में यूजुअली रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। तो आप कहें कि जी मुझे तो इन काइंड गिफ्ट मिला था तो इट इज फाइन, उसको बैंकिंग चैनल से आने की जरूरत नहीं है। और अगर गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल गिफ्ट होगा तो टैक्स पेयर की नॉर्मल इनकम में शामिल होगा और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तौर पर टैक्स किया जाएगा। टैक्सेबल गिफ्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तौर पर टैक्स किया जाएगा। कोई क्वेश्चन है किसी का इसके ऊपर? जी क्वेश्चन पूछें। सर मुझे बाकी 3 पॉइंट्स की समझ नहीं आई, ये फर्स्ट पॉइंट की एक्सेप्शन है या कंटिन्यूएशन है सर? ये फर्स्ट पॉइंट की कंटिन्यूएशन है। तो सर ऊपर लिखा हुआ है कि वो टैक्सेबल नहीं होगा अगर हाँ, यानी पहले तो देखें गेन जो है ना वो टैक्सेबल है एक्सेप्ट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से लिया हो, ठीक है। लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट्स से भी आपको गिफ्ट मिलता है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स से भी आपको गिफ्ट मिलता है तो वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए होना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी। सही सही अभी समझ में आ गई? जी। और फिर सर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट लिखा है तो थर्ड मतलब पॉइंट लिखा हुआ है अगर ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर ये टैक्सेबल हो, यानी फर्ज किया आपको पेरेंट्स वगैरह से नहीं मिला, कहीं और से मिला है तो टैक्सेबल हो गया। तो टैक्सेबल होगा तो इन नॉर्मल इनकम में शामिल होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तौर पर टैक्स होगा। और अगर पेरेंट्स की तरफ से मिला हो, एग्जेम्प्ट है तो ठीक है, बैंकिंग चैनल से आ गया एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर पेरेंट्स से मिला और कैश में मिल गया तो तब भी वो नॉर्मल इनकम के तौर पर टैक्स होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है सर, सही है सर। ठीक है, यस। ओके। जी क्वेश्चन पूछें। जी सर, ये मैंने पूछना था, ये बैंकिंग चैनल जो है सर, यहाँ पे कैश की बात हो रही है, इसकी तरह एग्जांपल दे सकते हैं? बैंकिंग चैनल का मतलब है कि देखें ईदी मिली थी, कैश में मिली थी आपको? सर मुझे तो खैर नहीं मिली थी। ईदी मिली नहीं लेकिन थी? नहीं सर, अब तो बड़े हो गए सर। बड़े हो गए। चलो यार, बचपन में तो मिली होगी ना। जी जी सर। हाँ, तो बचपन में तो ईदी आपको कैश में मिलती थी ना, ठीक है। जी तो जी वो जो सर। कैश में मिलने वाले पैसे हैं ना वो टैक्सेबल हो जाएंगे। हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट है वो आपके वालिद साहब का भी बैंक अकाउंट हो और आपके वालिद साहब आपको कैश में देने की बजाय आपके अपने बैंक से क्रॉस चेक लिख के अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर दें, ठीक है, सही, तो तो वो फिर टैक्स वो होगा नॉर्मल सर। बैंकिंग चैनल होगा, फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, गिफ्ट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन ऑफ लॉसेस। डिडक्शन ऑफ लॉसेस में क्या कहता है कि अगर आपको फर्ज किया कैपिटल गेन आ रहा है, ठीक है, मसलन आपने एक एक पेंटिंग, आपने पेंटिंग के ऊपर तो खैर लॉस अलाउ नहीं होता। अगर आपने एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे, ठीक है, आपने एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे, उसके ऊपर आपको गेन आया, और एक और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे, उसके ऊपर आपको लॉस आया, तो आप क्या करेंगे, पहले गेन में से लॉस को एडजस्ट करेंगे। यानी लॉ आपको अलाउ कर रहा है कि अगर एक तरफ आपको गेन है और एक तरफ आपको लॉस आ रहा है तो लॉस को आप आपस में गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर जो नेट गेन आएगा, जो बाकी गेन बचेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, हाउएवर इसमें 7.2 है, वो ये कहता है कि कोई अगर फर्ज किया गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, किसी एसेट को बेचने के ऊपर गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, तो उस एसेट का लॉस भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मसलन आपने एक पर्सनल गाड़ी बेची, अब पर्सनल गाड़ी के ऊपर गेन आता है तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है।
लेकिन आपको पर्सनल गाड़ी थी 8 लाख रुपए की, आपने 6 लाख रुपए की बेच दी, 2 लाख रुपए का आपको लॉस आ गया। ये लॉस आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी आपको प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर गेन आया और प्राइवेट गाड़ी बेचने के ऊपर लॉस आया, तो प्राइवेट गाड़ी का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट गाड़ी का गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो अगर किसी कैपिटल एसेट का गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा तो उसका लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी एसेट का गेन टैक्सेबल है और उस पर लॉस आ जाता है तो वो लॉस आप दूसरे गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये गेन और लॉस की एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम में आपस में होती है। अगर ये फिक्स टैक्स रिजीम की इनकम हो, जैसे ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होते। पब्लिक कंपनी के शेयर्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट ही एडजस्ट होते हैं, वो प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? जी पूछें। सर नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट ही होंगे पब्लिक या कंपनी फिर ये फिक्स टैक्स रिजीम? हाँ, पब्लिक कंपनी नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक कंपनी का लॉसेस जो है वो प्राइवेट कंपनी या पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। सही, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने उसके सेपरेट रेट्स बताए थे ना पब्लिक कंपनी के। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये पब्लिक कंपनी के रेट्स अगर आप देखना चाहें, कल मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा, तो पब्लिक कंपनी के रेट्स आपकी किताब में जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें पेज नंबर 142 के ऊपर दिए हुए हैं। पेज 142 पे दिए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने स्टडी करने हो तो वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, ये अब आपका चैप्टर कैपिटल गेन वाला मुकम्मल हो गया। उसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, एक दो डेफिनेशंस भी उसमें दी हुई हैं, वो याद करने वाली डेफिनेशंस हैं, वो एक तरह से रटा लगाने वाली हैं। जो वॉश सेल वगैरह की हैं वो पेज नंबर 143 के ऊपर है, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। हाउवर इस चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को इस चैप्टर में कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे कल से। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।